गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लश में। तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए और सीधे टॉपिक पे आ जाता है। तो जो लास्ट वीडियो थी, जो ये सीरीज चल रही है अभी, ये यूनिट थर्ड की चल रही है। यूनिट थर्ड में कौन सा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे अभी तक आपने पिछले दो वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया, तो अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की सीरीज है। पहले कॉन्सेप्ट में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को पूरा एक्सप्लेन किया गया था, उसके साथ ही साथ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो को बताया गया था। उसके बाद जो आपकी दूसरी वीडियो आई है यूनिट थर्ड की, उसमें आपने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पढ़ा था। क्या था टॉपिक? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वहां पे क्या था? वहां पे आपने उसके दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़े। एक तो उसकी टोटल जर्नल एंट्री पढ़ी थी और उसके बाद वहां पे सीधे अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट में कोई चीज विथआउट जर्नल एंट्री कैसे जाती है, डेबिट साइड में क्या जाता है, क्रेडिट साइड में। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वहां सिखाए थे। इसके साथ ही साथ उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। याद कीजिए, अगर नहीं आपने देखा है तो जाके पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का होल कॉन्सेप्ट, एंड द सेकंड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स। उसके पहले वाली वीडियो में जो यूनिट थर्ड की फर्स्ट वीडियो है, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, उसके साथ ही साथ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग वहां पे आपको बताया गया था। तो अब इसी के साथ कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और आते हैं कहां पे? आज एक नया आपके सामने कॉन्सेप्ट है। इसके पहले आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिजर्व एंड फंड्स। जो भी आपके रिजर्व एंड फंड्स होते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने क्या बताया? रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? मान लीजिए ये तीन पार्टनर थे, इनमें पीएसआर चेंज हो गया। इनका ओल्ड पीएसआर था 3:2:1, अब न्यू हो गया। ये क्या था? ओल्ड था, और न्यू हो गया अब 1:1:1। तो यहां पे जो पार्टनरशिप डीड थी वो कैंसिल हो चुकी थी। भाई जब चेंज होगा तो पहले वाली पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाएगी। अब एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी और उसमें क्या लिखा जाएगा कि अब हमारे बीच में 1:1 में एक रेशियो बांटा जाएगा, 1:1:1 में। तब क्या होगा? तब इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद आया कुछ? ये कॉन्सेप्ट था कि जब पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके बाद यहां पे जो हमें समझना है, मैंने क्या बताया? जब चेंज होता है तो जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उसकी फिर से वैल्यू की जाती है कि आज नई पार्टनरशिप डीड बनी है तो नई पार्टनरशिप डीड में आज की वैल्यू पे हमारे पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी आज की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू पे इसे यहां पे दिखाया जाता है। तो जब रिवैल्यूएशन होता है तो वहां पे कुछ प्रॉफिट या लॉस होते हैं और वो प्रॉफिट लॉस कौन बांट लेता है? पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। यहां तक बता चुके थे। इसके बाद आज रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तो आज की डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज का तो काम खत्म। बचता क्या है? जो हमारे पास फंड पड़े हुए हैं। भाई फंड तो प्रॉफिट से बनता है, तो कुछ इधर पड़ा हुआ है जनरल एंड रिजर्व फंड, इधर पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इधर पड़ा हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये भी तो पैसा है। तो अब इस पैसे का क्या किया जाए? ये फंड का, तो ये जो फंड के पैसे होते हैं उन्हीं को आज पढ़ना है। तो ये फंड के पैसे भी ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं। कौन बांट लेता है? जो ओल्ड पार्टनर होते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। अभी तक मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन से रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। जितने भी आइटम अपीयर इन द बुक्स होते हैं, मतलब पहले से बैलेंस शीट में होते हैं, वो सभी आइटम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। इसलिए मैं बार बार यहां पे ओल्ड बोल रहा हूं। क्यों? ओल्ड को ध्यान में रखिएगा, आगे चल के नया पार्टनर आता है, फिर रिटायरमेंट आता है, तो वहां पे ओल्ड ही बोला जाता है या ऑल बोला जाता है। इसलिए मैं पहले से लेकर चल रहा हूं कि ओल्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर, जो पुराने होंगे उन सब में बटेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाता है आज का कॉन्सेप्ट। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिजर्व एंड फंड।
तो यहां पे जो वेरियस रिजर्व है, जो आपके सिलेबस में है, जो ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं, तो जो ये आपका रिजर्व है वो होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, या कभी कभी सीधा सीधा लिखा होता है, ये रिजर्व लिखा होता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में बैलेंस शीट या तो जनरल रिजर्व लिखा होता है या तो रिजर्व लिखा होता है। तो पहले बात की जाती है आपके रिजर्व की, उसके बाद बात की जाएगी फंड की। तो चलिए, ये रिजर्व जब आप देखते होगे तो ऐसे बैलेंस शीट बनी होती होगी, और बैलेंस शीट के ये मैं जो आप 11th में पढ़े थे वो ज्यादातर दिमाग में ज्यादा बैठी होती है। तो टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट बताया हूं, बैलेंस शीट, और यही आपको पार्टनरशिप फॉर्म में क्वेश्चन में देखने को मिलती है बैलेंस शीट। वो तो कंपनी की बैलेंस शीट है ना, 2013 वाली। फर्म की बैलेंस शीट तो ऐसी ही बनती है। तो आप देखे होंगे ये लायबिलिटी साइड में दिया होता है, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और आपका रिजर्व। अब बताओ लायबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट वाली होती है या क्रेडिट वाली होती है? तो आपको पता ही है जो एलएचएस वाली साइड है वो कौन सी होती है, एलएचएस वाली, वो डेबिट होती है और ये क्रेडिट होती है। तो ये आइटम कहां दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है। तो बेटा ये जो जनरल रिजर्व होता है, जो रिजर्व फंड का पैसा ये पड़ा हुआ है, जो ये आपका रिजर्व रखा है, इसे कौन बांटता है? इसे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो कैसे बांटते हैं? तो देखो इसकी एंट्री बनेगी, ये कहां दिया है, डेबिट में दिया है ना। भाई एंट्री में दो ही चीज होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट होती है क्रेडिट साइड होती है। तो बताओ अगर जनरल रिजर्व दिया होगा तो एंट्री क्या बनेगी, ये डेबिट में लिखा है इसलिए इसको कहां लिखेंगे, डेबिट में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जो जनरल रिजर्व कहां लिखा था, डेबिट में, इसलिए हमने इसको कहां लिखा, डेबिट में। अब इसको कौन बांट लेता है, इसको पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर थे 3 लोग, ए बी सी, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है एंट्री सबको समझ में आ गई होगी। चाहे जनरल रिजर्व लिखा हो तो एंट्री क्या बनेगी, ये कहां लिखा है, डेबिट में। देखो याद नहीं किया जाता कुछ, क्योंकि जितना याद करोगे सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। लेकिन आपको फॉर्मेट पता होता है कि ये फॉर्मेट है, इस साइड वाला डेबिट होता है, इस साइड वाला आपका क्रेडिट साइड होता है, और ये डेबिट साइड होता है। इतना तो पता होगा। अब बताओ जनरल रिजर्व दिया कहां था, डेबिट में। तो एंट्री तो ऐसे बनाते हो ना, डेबिट और क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट में दिया था इसलिए हमने देखो इसको सीधे सीधे डेबिट में लिख दिया। अब जो फंड होता है वो किसके बीच में बटेगा, जो रिजर्व होता है पार्टनर्स के बीच में। तो भैया 2 में कौन कौन आ जाएगा, जितने पार्टनर होंगे, यहां 3 पार्टनर थे, आ गए। मान लीजिए यहां पे अमाउंट था 9000, मान लीजिए 9000 था, और पार्टनर्स उसे इक्वल बांटते हैं। तो यहां अमाउंट कैसे डालेंगे, 9000। अभी 9000 कौन से रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटता है। बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स है, चाहे वो सरप्लस का हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे गुडविल हो, या फिर आपका रिजर्व एंड फंड हो, इसके अंदर जितने आइटम्स होते हैं, जो कल वाली वीडियो मैंने बताया था, डबल टिक वाले आइटम कुछ बताए थे, डबल टिक लगवाया था, उन सभी अगर नहीं आपने देखा जाके देख लीजिएगा। तो जितने भी आइटम्स थे जो बैलेंस शीट में होते हैं वो सब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा, अगर मान लीजिए इनका ओल्ड रेशियो था 1:1:1, तो 9000 को 1/3 में बांटोगे तो इनको भी 3000 मिलेगा, इनको भी 3000 मिलेगा, इनको भी 3000 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। जनरल रिजर्व या रिजर्व लिखा होगा तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम आगे इसमें पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे जो चीज आती है, एक सेकेंड, कभी कभी यहां पे लिखा होता है आपका नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन, ये कभी कभी फंड भी लिखा होता है और कभी कभी यहां पे ये रिजर्व भी लिखा होता है। अब ये दोनों चीज होती है, इसको अच्छे से सीखना। देखो ये रिजर्व तो आप समझ गए,
जो फंड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जो जनरल रिजर्व होता है वो सभी के लिए बनाया जाता है। जितनी भी अननोन लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में होनी है, अनएक्सपेक्टेड है, हमें अभी पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, कितना लॉस होगा, कहां से लॉस होगा, ये नहीं मालूम है, इन सभी के लिए जनरल रिजर्व बनता है। लेकिन जो फंड होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस तरीके से जितने भी फंड बनते हैं वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनते हैं। तो फंड और आपका रिजर्व में डिफरेंस समझ में आया कि जो रिजर्व होता है वो जनरली सभी के लिए होता है, अननोन लायबिलिटीज के लिए, लेकिन जो फंड होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनता है, ये क्यों बनता है? जाहिर सी बात है भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनेगा? वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। कभी किसी को देना है, अगर मान लीजिए कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया या किसी को हमने बिजनेस से निकाल दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें वर्कमैन को, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन्हें कंपनसेशन देना होता है ना। किसी को चोट लग गई या किसी को किसी भी तरीके का कंपनसेशन देना है, तो बिजनेस जो होती है, जो आपकी फर्म है, वो कंपनसेशन कहां से देगी? या तो अपनी कैपिटल से दे। अगर ये फंड नहीं होगा तो कहां से देगी? आपका जनरल रिजर्व बचा है वो भी नहीं तो कैपिटल से देगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया क्यों जाता है? सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि जब भी एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना होगा, वर्कमैन को कंपनसेशन देना होगा, तो इसी फंड का यूज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए जिस दिन हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, भाई पीएसआर चेंज हो गया, आज से हमने डिसाइड किया कि हमारा न्यू इश्यू ये होगा, तो क्या होगा? आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। आज के दिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में पैसा बचा हुआ है, अभी तक आपने कंपनसेशन नहीं दिया है, तो ये भी क्या होता है? इसको भी पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड मान लीजिए ये भी दिया था 9000, और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। सारे फंड, सारे रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेंगे, ठीक? 9000। तो इसको अच्छे से सीखिएगा। यहां पे मैं जो बताने जा रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, तो इसको मैं अच्छे से आपको सिखाता हूं। ये आपकी बैलेंस शीट में कहां मिलेगा? आप क्वेश्चन में देखोगे तो लायबिलिटी में लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मान लीजिए दिया हुआ है 9000। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दी होती है। क्या दी होती? एडजस्टमेंट। इसको किया कैसे जाता है, चलो आइए सीखते हैं और इसकी जर्नल एंट्री अच्छे से सीखते हैं। मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में सिर्फ यही लिखा है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसके अलावा इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी जो जनरल रिजर्व की बनी थी। याद कीजिए जनरल रिजर्व की अभी आपने क्या बनाया था? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएगा डेबिट में, और 2 में ये बट जाएगा ए, बी और सी में। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, अमाउंट है 9000, और पार्टनर्स का, मान लीजिए बिजनेस में पार्टनर थे ए बी सी, जो कि वहां लिखे हुए हैं, और इनका ओल्ड रेशियो था 1:1:1। तो भाई इसको बांट लेंगे, क्योंकि फंड का पैसा अगर यूज नहीं हुआ है तो कौन बांट लेता है? बचे हुए पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो चलो यहां पे लिखेंगे हमारे पास फंड में पैसा था 9000, ये तीनों जब इक्वल बांटेंगे, इनको मिलेगा 3000, इनको भी मिलेगा 3000 और इनको भी मिलेगा 3000। कॉन्सेप्ट समझ में आया वर्कमैन कंपनसेशन फंड का? सर इसमें नया क्या है? जैसा जनरल रिजर्व था वैसे तो ये भी बना है, एकदम सही है। इसमें बस 2 बात याद रखना तुम। क्या? जब पेपर में पूछेगा तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये किसके बीच में बंटता है? ये सभी पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स। जब एडमिशन आएगा तो ये एडमिशन में ऑल में नहीं बढ़ता, जो नया वाला पार्टनर आता है उसको नहीं मिलता, जो ओल्ड वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है। तो इसीलिए जो पहले से पार्टनर हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे याद रखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जितने पार्टनर होंगे ये उनमें बढ़ जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले जितने भी पार्टनर होंगे उनमें बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक? तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ गया।
अब बच्चा इसकी एडजस्टमेंट आती है, और ये ध्यान रखिएगा, चेंज इन पीएसआर चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट या डेथ, इसका ट्रीटमेंट यही होता है जो मैं यहां बताऊंगा। किसी भी चैप्टर में यह आएगा, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, आपका रिटायरमेंट एंड डेथ, इवन की डिसोल्यूशन में भी इसका ट्रीटमेंट यही होगा जो मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा। तो ये इसका हो गया पहला ट्रीटमेंट। कौन सा हो गया? पहला ट्रीटमेंट। समझ में आया? मतलब जब सिर्फ ये दिया, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा। अच्छा, अब जब एडजस्टमेंट देगी तो उसमें कितनी एडजस्टमेंट बनती है? देखिए, पहली एडजस्टमेंट बनेगी क्या? मान लीजिए देयर इज नो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। WC का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन। जब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम नहीं है, जब क्लेम होगा ही नहीं तो फंड का पैसा तो बचा होगा ना। जब फंड में पैसा बचा होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जितने भी पार्टनर होंगे उसे आपस में बांट लेंगे। तो मतलब इसकी भी एंट्री यही बनेगी जो बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम एंट्री सेम अमाउंट। पहली एडजस्टमेंट समझ में आई, आ चुकी होगी। चलो आओ देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 6,000 रुपीज। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन ने क्लेम किया कितने का? 6,000 का। तो भैया वर्कमैन कंपनसेशन जब वर्कमैन क्लेम होगा तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो पैसा कहां से जाएगा? वो इसी फंड से जाता है। कहां से जाएगा? फंड से। तो देखिए क्लेम फंड के ज्यादा हुआ या फंड से कम हुआ? तो यहां पे देखिए फंड में पैसा है 9,000 और क्लेम हुआ 6,000 का, तो मतलब पैसा कम है। जो क्लेम का पैसा है वो कम हुआ है और फंड में पैसा ज्यादा है। तो इस एंट्री में चेंज कहां आता है? जब भी क्लेम होगा तो क्लेम हमेशा क्रेडिट में लिखिएगा। कहां पे? क्रेडिट में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमने क्या किया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड में था 9,000। जब इसका ये मांगा गया पैसा तो कितना मांगा गया? 6,000। तो 6,000 कहां लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में लिखेंगे। बचा कितना? अभी भी फंड में 3,000 रुपए बचे हुए हैं, 3,000 बाकी है। वो जो बाकी है उसे कौन बांट लेगा? उसे ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो बचा कितना? 3,000। 3,000 को इस रेशियो में बांट दो इक्वल, जो इक्वल है। तो यहां 3,000 बटेगा 1,000, 1,000, 1,000। एडजस्टमेंट समझ में आई? जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका फंड से कम होगा तो ये एंट्री बनेगी। भाई 9 में से 6 दे दिया, बाकी 3 बचा, वो 3 कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट आई समझ में। अब इसमें जो तीसरी एडजस्टमेंट बनती है वो ये बनती है कि इफ देयर इज अ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था वो है 9,000 का, तो फंड में कितना पैसा है? 9,000, और क्लेम कितना देना है? वो भी 9,000 देना है। तो एंट्री क्या बनेगी? तो देखो बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा। देखिए वर्कमैन फंड में था 9,000 और मैंने क्या बताया कि क्लेम जब भी होगा तो यही लिखेंगे। देना भी कितना है? 9,000। तो बेटा 9 था, 9 तो दे दिया। क्या फंड में कुछ बचा? तो नहीं बचा। जब नहीं बचेगा तो क्या पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी? इन तीनों को यहां से हटा देंगे। तो एंट्री क्या बन गई? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गई।
9,000 जितना था उतना क्लेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसकी जो चौथी एडजस्टमेंट बनती है, लो सब गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं। एक सेकंड, देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, चलो बच्चों देखो, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम चौथा स्टेप क्या आता है, अगर 12,000 हो गया, वर्कमैन देयर इज अ क्लेम ऑफ 12,000, तो फंड में कितना है 9,000, तो क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड में कितना था, फंड में तो सिर्फ 9,000 था, लेकिन क्लेम कितना देना है, तो जब भी क्लेम होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना देना था 12,000 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एंड एडजस्टमेंट। था इसमें 9,000 देना था 12,000, 9 लिख दिया, फंड में देना है 12,000, फंड में है 9 देना है 12, तो 9 तो दे दिए, बाकी 3 कहां से दोगे, अपनी जेब से दोगे कि नहीं दोगे, अपनी जेब से दोगे ना, तो जब अपनी जेब से देते हैं तो यहां पे देखो, अगर ना समझ में आया कि कहां लिखेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जनरल का ये नियम होता है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है, क्रेडिट में कितना है 12, डेबिट में कितना है 9, तो बताओ यहां पे बचेगा डेबिट में कुछ कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा, यहां बचेगा 3,000। अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, तो ये होता है आपका लॉस, ये अपनी जेब से दिया जाता है ना, कहां से देते हो इसको, वर्कमैन कंपनसेशन को कहां से दोगे पैसा, अपनी जेब से ही तो दोगे, तो एडमिशन में रिटायरमेंट में यहां पे लॉस लिख के फिर इसकी दूसरी एंट्री बनाई जाती है, जो कहां ट्रांसफर होती है, रीवैल्यूएशन में, कहां पे, रीवैल्यूएशन में। तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, यहां पे चेंज इन पीएसआर में आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान हो गया, और फिर यही कहां ट्रांसफर हो जाता है, रीवैल्यूएशन में। जब आप एडमिशन में जाओगे तो आप यहां पे दोनों ही चीज लिख सकते हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, चाहे रीवैल्यूएशन लिख दो, दोनों ही सही होता है, ठीक। लेकिन जैसे एडमिशन में जाओगे, रिटायरमेंट में जाओगे, तो यहां पे क्या लिखना होता है, रीवैल्यूएशन, जो नुकसान होगा, जो डिफरेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो उम्मीद है एंट्री समझ में आ गई होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्योंकि यहां पे फंड से ज्यादा क्या हो गया, फंड से ज्यादा क्लेम हो गया, पैसा देना पड़ गया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहां से दोगे, उसको तो अपनी जेब से देना ही पड़ेगा ना, और जो जेब से देंगे वो नुकसान होगा, और नुकसान हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री समझ में आई, तो उम्मीद है 1 2 3 4। अब बताओ क्या कोई पांचवा केस बन सकता है यहां पे, बोलो बन सकता है क्या, नहीं भाई, या तो क्लेम होगा ही नहीं तो पूरा फंड का पैसा बचेगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे, या होगा तो फंड से कम होगा, तो फंड से कम होगा, जितना फंड में पैसा होगा उसको भी बांट लेंगे, या फंड के इक्वल होगा, जब फंड के इक्वल होगा तो सिर्फ क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कुछ बचेगा नहीं तो कुछ बांटेंगे नहीं, या तो फंड से ज्यादा होगा पेमेंट, तो फंड था 9,000, पेमेंट हुई 12,000, तो 3,000 रुपये जो ज्यादा हुआ वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। यहीं पे आपका टोटल वर्कमैन कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, पहली चीज कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बंटता है, तो कौन से रेशियो में बंटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। दूसरी चीज, क्लेम अगर एक्सेस है, क्लेम अगर ज्यादा है, फंड के पैसे से क्लेम ज्यादा है, तो जो डिफरेंस वैल्यू होगी वो कहां जाएगी, किस अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो ऑप्शन में देखिएगा दो में से एक ही चीज दिया होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा या फिर रीवैल्यूएशन दिया होगा। रीवैल्यूएशन में कंफ्यूज डालेगा, कहेगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा या डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन या क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन, तो कहां पे होता है, ये डेबिट में होता है। जब फंड से ज्यादा पेमेंट हो जाए, रीवैल्यूएशन में कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि जो नुकसान होता है वो डेबिट होता है, लॉस
इज डेबिट, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट बाय विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में पढ़े होगे ना, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, ऑल इनकम इज क्रेडिट, ऑल लॉसेज इज डेबिट, ऑल इनकम इज क्रेडिट। तो ये हो गया बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन फंड का टोटल कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने यहां कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? इसके दो, एक पढ़ लिया जनरल रिजर्व का, एक पढ़ लिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है यहां पे इसका, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। आइए उसको भी देखते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, यहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब हम बनाते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चलो बच्चा देखो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट में यहां पे लिखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी एक फंड है। और मैंने क्या बताया, जो फंड होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाए जाते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में वही 9000 था, पार्टनर वही आपके 3 ABC, इनका वही ओल्ड रेशियो 1:1:1, ठीक। फंड में पैसा 9 था। सबसे पहली चीज ध्यान क्या देना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या, जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होगा तो हमेशा आपको देखना है एसेट्स में, क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया क्यों जाता है, इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन के लिए क्या बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो मान लीजिए आपका कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपीज का, तो आपको पहली चीज क्या ध्यान देनी है क्वेश्चंस को लगाते समय, कि जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तो तुरंत निगाहें जानी चाहिए एसेट्स में कि बगलवा में इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है। इन्वेस्टमेंट तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट दिया है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया क्यों जाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस का यूज कीजिए, इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सर थोड़ा और समझाइए, क्योंकि हम बच्चे हैं, इतना नहीं समझ में आया। कुछ एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखो, शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया कितना, 30,000, कितना लगाया, 30,000। अब अगर इस 30,000 में भाई शेयर मार्केट में क्या है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया, अब ये पैसा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर पैसा बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, मान लो 30 से 35 हो गया तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम उठा के कहां डाल देंगे, जो फायदा हुआ उसके लिए हमने एक फंड बनाया है, उस प्रॉफिट को उसमें डाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर मार्केट में लॉस हो गया, मान लीजिए 30,000 का शेयर था, अब आपके शेयर 25,000 के हैं, तो 5,000 का नुकसान होगा। उस लॉस की भरपाई कहां से होगी, उसके लिए हमने एक फंड बनाया है, इसी फंड से होगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब अगर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो फंड तो पड़ा ही हुआ है, फंड पड़ा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जब फंड में पैसा है, अगर फंड में पैसा है तो बांटेगा कौन, बचे जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं वो आपस में बांट लेंगे। तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हो, नीचे कोई एडजस्टमेंट ना दी हो, नीचे कोई एडजस्टमेंट ना दी हो, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो फंड का पूरा पैसा बचा हुआ है। और जब बचा हुआ है तो वो फंड पार्टनर्स बांट लेंगे। तो फंड के बांटने की एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। फंड में कितना पैसा था, 9,000। कौन बांटेगा, ABC, टू A, टू B, टू C। आगे कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, ये इसे बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1:1 का, तो यहां पे भी आ जाएगा 3,000 3,000 3,000। 3,000 कैसे है पता चल गया ना, 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। तो 9,000 का 1/3 निकाल दिए, 3,000 सबको मिल जाएगा। जब सिचुएशन सिर्फ इतनी है तो मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तो फंड का पूरा पैसा बचा होगा। अब आइए देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट। अब हमने यहां पे लिखी इसकी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट,
व्हेन देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी है कि जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज है ही नहीं। अच्छा ये बताओ भैया, जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा तो क्या फंड का पैसा कहीं यूज होगा क्या? नहीं, फंड में पड़ा होगा, और जब फंड में पड़ा होगा तो हम पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। तो हमने क्या किया, हम पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। कब बांट लिया? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। तो पहले वाले एडजस्टमेंट की सिचुएशन यही होगी जो लिखा है। आइए देखते हैं सिचुएशन नंबर सेकंड। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 24,000। अब बच्चा देखो यहां पे क्या हुआ, क्या होगा? पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? 30,000। शेयर हमने लिया था 30,000 में, पैसा फंसाया था 30,000। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 24,000। बताओ वैल्यू फ्लक्चुएट हुई कि नहीं हुई? किसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हुई? इन्वेस्टमेंट की। फायदा हुआ कि लॉस? नुकसान। कितने का? 6,000 का। 30 में से 24, पहले 30 थी अब 24 हो गई। 6,000 का लॉस हुआ। इस लॉस की भरपाई कहां से की जाएगी? तो इस फंड से की जाएगी। कितने का नुकसान हुआ? तो 30 था पहले, अब हो गया 24, नुकसान हुआ 6,000 का। तो जब भी इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। हम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? इसी फंड से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, चलिए तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना जाएगा? यहां पे 6,000, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट हमारा 30 का, अब हो गया 24 का। नुकसान कितने का? वो 6,000 का। और 6,000 की भरपाई कहां से की जाएगी? फंड से की जाएगी। चलो अब बताओ फंड में पैसा बचा कि नहीं? 9 में से 6 दे दिया, बचा कितना? 3। और जो 3 बचा है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में? इक्वल, जो उनका ओल्ड रेशियो था। तो जो 3,000 बचा था, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। एंट्री ये बन जाएगी। आया मजा? समझ में आया? चलो अब आइए हम देखते हैं इसकी थर्ड एडजस्टमेंट। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, अब मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई 21,000। पहले कितनी थी? 30,000। अब कितनी हो गई? 21,000। लो सब गायब हो गया। अब क्या किया जाए? चलो बच्चों देखते हैं। थोड़ा सा अभी यहां पे हट गया था, तो आइए देखते हैं यहां पे। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां पे क्या थी? 30, अब कितनी हो गई? 21। एडजस्टमेंट थर्ड देखिए, वैल्यू क्या थी? इन्वेस्टमेंट 30 हो गई 21। फ्लक्चुएशन हुआ, मार्केट में 30 थी 21 हो गई। नुकसान कितने का हुआ? आपने मार्केट में शेयर खरीदे थे 30,000 के, अब उसकी वैल्यू हो गई 21,000। नुकसान हुआ कितने का? 9,000 का। तो उस 9,000 की भरपाई कहां से की जाएगी? उस 9 की भरपाई इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से की जाएगी। तो चलो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000। भाई 9 फंड में था, टू इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000। तो बताओ फंड में कोई पैसा बचा? नहीं बचा। कुछ ज्यादा लगा? नहीं लगा। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे क्या? कभी नहीं बांटेंगे। जब है नहीं तो बांटेंगे कहां से? तो एंट्री सिर्फ ये बनेगी। ठीक, अब आइए इसकी चौथी एडजस्टमेंट देखते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, अब मान लीजिए यहां पे जो मार्केट वैल्यू हो गई वो हो गई 20,000। मान लीजिए हो गई 20,000। पहले कितनी थी? 30, अब कितनी है? 20। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो यहां पे तो सर लॉस हुआ। कितने का? 10 का। इस 10 की भरपाई कहां से की जाएगी? इस 10 की भरपाई यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से की जाएगी। की जाएगी ना? तो चलो फंड में तो पैसा 9 था और देना यहां पे आपको कितना था? तो ध्यान से देखिए, जो आपको देना था वो था 10,000। कितना देना था?
10,000, क्योंकि 30 था 20 हो गया, देना था 10। तो बताओ डिफरेंस कहां बचा? डिफरेंस बचा डेबिट में 1,000। कितना बचा? 1,000। भाई देना था 10, फंड में है 9, तो 1,000 अपनी जेब से दोगे ना, और जब अपनी जेब से दोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा और लॉस होगा। तो चाहे यहां प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कहां डाल दीजिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने के बाद ये पार्टनर्स के बीच में आपस में बढ़ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तब भी पार्टनर्स के बीच में आपस में बढ़ जाएगा। भाई लॉस कौन बांटता है? जो पार्टनर्स होंगे। तो चाहे आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दीजिए, चाहे रिवैल्यूएशन डाल दीजिए, सही होता है दोनों ही कंडीशन में। अब डिपेंड करता है कि आपके एमसीक्यू में दिखता क्या है। ठीक, समझ में आया? तो ये कंडीशन थी कंडीशन नंबर 4। चार्ट कंडीशन आपने पढ़ी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, और चार्ट कंडीशन आपने पढ़ी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। इसमें एक कंडीशन और होती है, क्या? ज्यादा वाली। देखो 5वीं कंडीशन, मान लीजिए बढ़ भी तो सकता है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 36,000। भाई हमने शेयर में पैसा लगाया था 30,000, पैसा बढ़ गया, फायदा हुआ कितने का? 6,000 का। तब एंट्री क्या बनेगी वो ध्यान से देखो। तो आइए देखते हैं एंट्री क्या बनेगी यहां पे। देखो बच्चा, जब लॉस हो रहा था, जब हमको फंड से पैसा देना होता था, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में आता था ना। कहां आता था? क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। फंड में हमारे पास कितना पैसा है? 9,000 तो पहले से वो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? तो देखो 30 पहले था, अब हो गया 36। 30 पहले था, हो गया 36। 6,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमेशा जो होगा वो इसी फंड में डाल दिया जाता है। जो प्रॉफिट होगा वो कहां डाल दिया जाता है? फंड में। भाई यहां फायदा हुआ तो इसी फंड में डाल देंगे, नुकसान होगा तो यहीं से पैसा जाएगा। तो जब फंड में पैसा डालते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ जाता है। कहां जाता है? डेबिट में। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 6,000। अभी तक जब फंड से पैसा जाता था तो 2 में आता था इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब पैसा ज्यादा होगा आ जाएगा, जब पैसा आएगा तो डेबिट होता है, आता है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हो? जब पैसा आता है तो डेबिट, और जाता है तो आपका क्रेडिट साइड में आता है। तो यहां पे जब पैसा ज्यादा होगा तो पैसा आएगा, इसलिए क्या हो गया? डेबिट हो गया। और डेबिट हुआ तो हमने फंड में डाल दिया। अब बताओ फंड में टोटल कितना पैसा हो गया? 9 6 15,000। फंड में 15,000 हो गया। 9 पहले से था, 6,000 फायदा हुआ, वो भी डाल दिए। अब ये जो पूरा 15,000 फंड में है, इसे कौन बांट लेगा? पार्टनर्स बांट लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? तो 9 6 15 को बांट दीजिए। 15,000 को 1/3 1/3 1/3 में, तो ये होगा 5,000 5,000 और 5,000। ठीक है, क्योंकि एबीसी पार्टनर थे, एबीसी, उनका रेशियो क्या था? 1:1:1 था। यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो जो यहां पे थी, आज का जो लेक्चर था, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका रिजर्व एंड फंड पे था। और यहां पे जो आपके सिलेबस में जो अभी तक आपने पढ़ा होगा 12th में, वो आपको जनरली यही फंड दिखे होंगे। एक तो जनरल रिजर्व, वो अमूमन जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स में बांटना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन जब वर्कमैन कंपनसेशन आता है तो उसकी जो चार्ट एडजस्टमेंट दी थी वो आपने पढ़ी। और जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये कब होता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसमें हमेशा देखना है कि इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है। और अगर दिया है तो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। आगे इतनी चीज समझ में? तो बस आज के लिए बस इतना ही काफी। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम कल जो टॉपिक लेके आएंगे वो एक सेपरेट टॉपिक होगा, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जिसे कहते हैं गुडविल। और गुडविल एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुडविल की अलोन एक वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट की बनाए। और कल के बाद
जो 2-3 दिन में वीडियोस आएंगी वो 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट होंगे। तो 3 दिन में आपके 75 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम एडमिशन, आपका रिटायरमेंट डेथ और डिसोल्यूशन, बस यहां पर जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कॉमन है, कॉमन एक जैसी हैं। वहां पे जाके हम ये सब चीज नहीं बताएंगे। वहां पे हम आपसे सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि देखो बेटा, ये आपको मैंने वहां पढ़ाया था, वही सेम चीज यहां है, तो इनके ट्रीटमेंट को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। कहीं डाउट होगी तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही सब आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू है। तो वहां पर सिर्फ हम उन चेंजेस को बताएंगे जो वहां चेंज होगा, बाकी सारी चीज तो यहां पे हम बता ही चुके हैं। फिर वहां के एडमिशन के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, रिटायरमेंट डेथ के लाएंगे, डिसोल्यूशन के लाएंगे, फिर शेयर, डिबेंचर और आपका एनालिटिकल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, और आपका सिलेबस खत्म। इतनी चीजें उम्मीद है, कोशिश है मेरी पूरी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले हम बता दें। नहीं हो पाता है तो मेरा तो मेन टारगेट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी होगी। इससे क्या है, ये सिर्फ पॉलिश है, पॉलिश कि जो चीज भूली है वो याद आ जाए। बाकी हमारा मेन फोकस है CUET पे, कि वहां पे आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो बेटा CUET के एग्जाम के पहले तक तो मैं पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ा दूंगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूंगा, ठीक। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ज्ञान कलश की Gmail ID दी हुई है, वहाँ पे आप मेल कीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब भी हमें या हमारी टीम को टाइम मिलेगा, इंफॉर्मेशन हमारे तक आ जाएगी तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो फॉर टुडे थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। ओके, थैंक यू क्लास।